हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमारा प्लान है अबाउट अवर फुल स्टैक डेवलपमेंट एज वेल एज अवर डेवअप्स। सो यूजली भी किसी भी हम कोर्स में हम ये देखते हैं कि आइदर हम कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या डेवअप्स अलग से लर्न कर रहे होते हैं, और दोनों अलग अलग टाइप के स्ट्रीम में दोनों अलग अलग टाइप के डेजिग्नेशन है एज इन द आईटी इंडस्ट्री। बट हम दोनों के कॉम्बिनेशन में ये कोर्स को देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है, कैसे हम उस पर काम करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट पे काम करते हुए सोचते हैं। तो एज ए डेवलपर हम लोग वर्क करेंगे, और साथ में एज ए डेवलप इंजीनियर क्या सोचता है अबाउट जब वो किसी भी ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट को, जो कि ऑलरेडी सोर्स कोड गिट पे पुश हो चुका होता है, तो उसके बाद में एज ए डेवलप्स इंजीनियर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये कोर्स दोनों के कॉम्बिनेशन में है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली फुल स्टैक डेवलपमेंट, इट इज़ अंडर डेवअप्स ऑल्सो। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का कोर्स है। तो पहले हम उसके रोड मैप को समझते हैं कि इसके रोड मैप में क्या है, अकॉर्डिंगली क्या क्या इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे इस पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फ्यूचर में इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में है क्या। ये बेसिकली जावा बेस्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट है। सिमिलरली फुल स्टैक डेवलपमेंट का, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, कि फुल स्टैक डेवलपमेंट उस टाइप का डेवलपमेंट होता है जहाँ पर हमको फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड एज वेल एज डीबी, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड एज वेल एज डेटाबेस, यहाँ पर हमको काम करना होता है जब हम एज ए फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। तो मैं जो फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ वो बेस्ड ऑन जावा है, जिसमें हम लोग बैकएंड में जावा टेक्नोलॉजी या जावा लैंग्वेज बेस्ड जो टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं एज ए बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग हमारा सिमिलरली HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर रिएक्ट इस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी आइदर इट कम्स अंडर द फ्रंट एंड और बैक एंड, तो टेक्नोलॉजी ही लर्न करना अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, एक एडवांस कोर्स होता है। बट फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमको सारे सब्जेक्ट और सारे के सारे उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो हम एज ए फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि हम जस्ट एक या बैकएंड के बारे में नॉलेज रखते हैं या ओनली फ्रंट एंड के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो हम एज ए फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। फुल स्टैक डेवलपर में हमको एज ए मल्टी लैंग्वेज, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स, डेटाबेस, साथ में इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, साथ में जो भी कुछ टूल्स होते हैं इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं, मेथोडोलॉजी होती है इंडस्ट्री की, सबका कॉम्बिनेशन हमको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तब जाके हम एज ए फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स लर्न करने के लिए, एज ए फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो वही वही सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देखेंगे, इस प्लेलिस्ट में देखेंगे ये। तो एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमारे हमको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में एज ए HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से हम लोग एज ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं। और इसी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो एडवांस होता है, तो एडवांस लेवल पे इस पे CSS के लिए उस बूटस्ट्रैप या एडवांस फ्रेमवर्क है CSS का, ऐसा जावास्क्रिप्ट बेस्ड एडवांस फ्रेमवर्क है लाइक एंगुलर, रिएक्ट। और इसके पहले जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क का लाइब्रेरी थी जिसको हम लोग बोलते थे jQuery। तो ये ओपन सोर्स और ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हमको इस कोर्स में एटलीस्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट
और एंगुलर का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिसके हेल्प से हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे। और एज ए बैकएंड डेवलपर तो हम लोग एज ए जावा डेवलपर है, या एज ए जावा डेवलपमेंट में हमारा बैकएंड डेवलपमेंट लर्न करेंगे या सीखेंगे, तो उस कंडीशन में हमें जो नॉलेज होना चाहिए वो जावा लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, जिसको कि हम लोग एज ए टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं J2SE टेक्नोलॉजी। तो हम लोग जावा लैंग्वेज लर्न करेंगे तो हमको जावा का सिंटेक्स लर्न करना पड़ेगा। सिमिलरली यदि हम अदर लैंग्वेज लर्न करते हैं तो हमको उसके सिंटेक्स लर्न करना पड़ते हैं। तो इस जावा टेक्नोलॉजी में या लैंग्वेज में जो भी हम लोग सिंटेक्स लर्न करते हैं, जो भी प्रोग्राम राइट करते हैं वो जावा लैंग्वेज में करते हैं। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है लाइक C++, पाइथन, .NET, काफ़ी सारी लैंग्वेज है। बट यदि हम हमारा कैरियर जावा में देख रहे हैं तो हमको जावा में अपने सिंटेक्स राइट करना है, जावा में अपनी प्रोग्रामिंग करना है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का राइट करने का तरीका और उसका एग्जीक्यूशन करना का जो टाइप है थोड़ा सा डिफरेंट है, बट लॉजिकल थिंकिंग सेम है। बस सिंटेक्टिकल चेंज होते हैं और उसके जो भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो हम जावा बेस्ड डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो हम बैकएंड में जावा लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जावा बेस्ड फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। तो यदि तुम एज ए फ्रेशियर हो तो काफ़ी बेसिक से लर्न करना पड़ेगा। एज ए एक्सपीरियंस हो तो काफ़ी चीज़ें कॉलेज के टाइम पे या किसी अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हो सकता है तुमको पता हो। तो एज ए बैकएंड डेवलपमेंट हम जावा यूज़ करने वाले हैं, तो उसके अंदर हमको जावा के कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। फिर साथ में जावा एक तरीके की लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग उस लैंग्वेज को लर्न करते हैं और उसके ऊपर हमारे जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उस लैंग्वेज से जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो लर्न करते हैं। बट हम थोड़े एडवांस लेवल पे जाते हैं, जब एप्लीकेशन लेवल पे जाते हैं तो हमको जावा लैंग्वेज के साथ में सर्वर का रिक्वायरमेंट होता है, डेटाबेस का रिक्वायरमेंट होता है जब हम लोग एप्लीकेशन पे काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इस कंडीशन में सिर्फ लैंग्वेज से ही हमारा काम नहीं चलता है, हमको काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क लर्न करना पड़ते हैं, क्योंकि लैंग्वेज लर्न करने में और लैंग्वेज से आउटपुट जनरेट करने में और उसको रियल टाइम में या एप्लीकेशन में यूज़ करने में काफ़ी डिफरेंस होता है ये। तो ये डिफरेंस होता है एक फ्रेशियर में, एक एक्सपीरियंस में, कि एक्सपीरियंस पर्सन कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर चुका होता है तो उनके पास में रियल टाइम एक्सपीरियंस होते हैं। बट हम लर्न करते करते रियल टाइम यूज़ केस भी दिखेंगे कि हम जो भी लर्न करने वाले हैं उसका कैसे कैसे यूज़ होने वाला है, नॉट ओनली एज ए फुल स्टैक डेवलपर बट एट डेवलप साइड ऑल्सो। तो ये काफ़ी लेंदी कोर्स है, ये डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं है, एज ए डेवलप पर्सपेक्टिव से भी है। तो काफ़ी स्केल है इस कोर्स में। तो एज ए बैकएंड डेवलपर हम जावा यूज़ करेंगे एंड जावा बेस्ड जो टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग बात करते हैं सर्वलेट, जिसको कि हम लोग एज ए J2EE टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम लोग एज ए जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग JDBC बोलते हैं। एक JSP भी टेक्नोलॉजी एज ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, JSP को, जावा के प्रोग्राम को हम लोग ऐसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ड ऑन JSP भी यूज़ करते हैं। बट आज की तारीख में JSP आउटडेटेड है, टाइम वेस्ट करना है JSP पे काम करके, क्योंकि करंट फ्रेमवर्क एंगुलर रिएक्ट इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि हमको एज ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट को सेपरेट ही रखना है, एक ही साइड से दोनों डेवलपमेंट नहीं करना है। तो जब हम लोग थोड़ी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो इस बात को देखेंगे पहले क्या होता था और अभी क्या होता है और करंट एप्लीकेशन कैसे डेवलप्ड होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में सुन सुन रहे हो कि जो एप्लीकेशन होते हैं वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड है, बट बिफोर माइक्रो सर्विसेज कैसे प्रोजेक्ट थे, कैसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था, यदि हम लोग उस पहले क्या होता था वो अंडरस्टैंड करेंगे तो हमको क्लियर होगा कि अभी क्या मार्केट में जो हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं। बट हमको सब्जेक्ट हायरार्की से फॉलो करना है, हम एक ही साथ सारी बातें नहीं कर सकते हैं, काफ़ी टाइम लगता है ये अंडरस्टैंड करने में। पहले हमको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन कैसे होता है,
कैसे प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, हमको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना है। तो एज ए हम लोग बैकएंड में जावा बेस्ड लैंग्वेज या जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी लाइक सर्वलेट जेडीबीसी यूज़ करने वाले हैं। और हम फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क में एज ए ये ORM टूल है लाइक हाइबरनेट, और हमारे पास में स्प्रिंग बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क अपने आप में काफ़ी बड़ा फ्रेमवर्क है, काफ़ी लार्ज स्केल फ्रेमवर्क है। इसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल है लाइक स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग बेस्ड जेडीबीसी। तो काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क बेस्ड काफ़ी सारे मॉड्यूल है। तो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग हम सारे मॉड्यूल पे काम करते हैं, तो काफ़ी हमको कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बट ये हमको जब अंडरस्टैंड होता है कम एफर्ट लगाना, जब हमने पहले ज़्यादा एफर्ट लगाए हों। तो डायरेक्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क लर्न करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जब तक कि हमको प्रॉपर जावा या एडवांस जावा लाइक सर्वलेट जेडीबीसी का नॉलेज ही नहीं हो, तब हमको फील नहीं होगा कि हम लोग एडवांस फ्रेमवर्क पे काम कैसे करते हैं। तो हमेशा हमको सब्जेक्ट को हिरार्की में फॉलो करना है, हिरार्की में लर्न करना है, तभी हम लोग सब्जेक्ट को अच्छे से माइंड में रख सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं। तो सिमिलरली स्प्रिंग बेस्ड फ्रेमवर्क है, सिमिलरली स्प्रिंग का ही एडवांस और एडवांस फ्रेमवर्क जो कि स्प्रिंग के बेस्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बूट। तो काफ़ी सारा हमारा कोड रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सेव होता है हमारा यदि हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज़ करते हैं तो। और एज ए जो कि रैपिड एप्लीकेशन होते हैं, जिसको हमको काफ़ी जल्दी से कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना हो या उसमें हमको काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन करना हो, तो स्प्रिंग बूट की हेल्प से हम लोग इमीडिएटली ये वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में डेवलपमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, डिलीवरी बहुत फास्ट होना चाहिए। हमको डेवलपमेंट में समय कम लगता है, एज ए लर्न लर्न कर रहे हो सब्जेक्ट तभी समय लगता है, बट इंडस्ट्री के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसमें हमको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें डेवलप करना पड़ती है, इसलिए हम लोग एडवांस फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। तो हमको मैच्योर टेक्नोलॉजी में भी होना है, लैंग्वेज में भी होना है, फ्रेमवर्क में भी होना है, तभी हम लोग अप टू द इंडस्ट्री लेवल वर्क कर पाएंगे। तो हायरार्की फॉलो करना है। तो जब हम लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो हम प्रॉपर लर्निंग नहीं करते, तो हमको इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एज ए स्टूडेंट लाइफ या एज ए फ्रेशियर जितना अभी से ही प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट लर्न करोगे उतना सर्वाइव करने में ईजी रहेगा। नहीं तो काम करने के बाद पता लग ही जाएगा कि हमने प्रॉपर पहले से सब्जेक्ट तरीके से लर्न नहीं किए, तो हमको बाद में किस टाइप के चैलेंजेस हो रहे हैं। तो मैं सभी के बारे में बात करूँगा धीरे धीरे, सारा कुछ मैं एक ही बार में शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं। तो ये जे बैकएंड टेक्नोलॉजी, ये हमको फ्रेमवर्क लर्न करना पड़ेगा। सो स्प्रिंग बूट और एडवांस है, और इससे भी मोर एडवांस है, जिसमें कि आज की तारीख में एप्लीकेशन राइट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग क्लाउड। एंड ऐसा भी आता है स्प्रिंग क्लाउड विथ माइक्रो सर्विसेज। तो स्प्रिंग क्लाउड विथ माइक्रो सर्विसेज भी एक तरीके के कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक तरीके का पर्टिकुलरली एक एनवायरनमेंट है जो कि स्प्रिंग हमको क्रिएट करके देता है। तो वो एज ए प्री इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम है जिसपे हमको हमारा फ्रेमवर्क का कोड राइट करना है, और ये एनवायरनमेंट के हेल्प से हमको काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग स्प्रिंग क्लाउड ही यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे क्लाउड हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट माइक्रो सर्विसेज किसी भी लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं। तो एक तरीके का ये आर्किटेक्चर है। तो ये आर्किटेक्चर समझने के पहले हमको काफ़ी सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके हम लोग आर्किटेक्चर या माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है, कहीं से भी लर्न कर सकते हो स्प्रिंग क्लाउड विथ माइक्रो सर्विसेज। बट अंडरस्टैंडिंग कैसे हम उसको रियल टाइम में यूज़ करते हैं,
इसके लिए काफ़ी मैच्योरिटी होना चाहिए। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे। तो ये एज ए बैकएंड टेक्नोलॉजी में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अब बैकएंड टेक्नोलॉजी में फ्रेमवर्क का नॉलेज होने के बाद में या टेक्नोलॉजी का नॉलेज होने के बाद में हमको कुछ और चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे अकॉर्डिंग। जब भी हम लोग किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं इसे डिज़ाइन पैटर्न। तो हमको डिज़ाइन पैटर्न का नॉलेज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कोई भी फ्रेमवर्क का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से यदि डेवलप्ड होता है तो वो बेसिकली काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करके ही वो उसका डेवलपमेंट होता है। तो डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करने का मीनिंग ये होता है, या प्रॉपरली डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करने का मतलब ये होता है कि हम जो भी हमारा सोर्स कोड राइट कर रहे हैं, या हम लोग लैंग्वेज से जो भी हमारा लॉजिकल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो कितने बेटर वे में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारा सोर्स कोड राइट करते हैं। तो जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, जब हमको यही नहीं सोचना पड़ता है कि जस्ट हम लोग हमारा सोर्स कोड राइट कर रहे हैं, हमको काफ़ी सारी चीज़ें सोचना पड़ती है, थिंक करना पड़ती है अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट, अबाउट सोर्स कोड। काफ़ी सारी चीज़ें हमको सोचना पड़ती है, तो हम लोग सारी चीज़ें लर्न करते हैं ऐसे डिज़ाइन पैटर्न में। तो काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, फैसेट। सो काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न हैं। तो ये से बैकएंड टेक्नोलॉजी में हमको ये भी लर्न करना पड़ता है, डिज़ाइन पैटर्न में भी ऐसे लर्न करना पड़ते हैं। फिर थोड़े बहुत प्रिंसिपल है, लाइक हम लोग ऐसे सॉलिड प्रिंसिपल की बात करें, जब भी हम लोग जावा में अपना कोड राइट करते हैं या कोई क्लास डिज़ाइन करते हैं, तो हमको काफ़ी प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। तो पर्टिकुलरली जब रियल टाइम में काम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें सोचना पड़ती है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग ऐसे बैकएंड डेवलपर टेक्नोलॉजी के लर्नर करेंगे साथ में, तो हम काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसे फ्रंट एंड लेवल टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क है, एज ए बैकएंड लेवल टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क है। और सिमिलरली हमारे पास में होते हैं डेटाबेस। सो डेटाबेस में हम लोग ओरेकल और मायस्क्यूएल, जो कि स्ट्रक्चर डेटाबेस है, या मोंगोडीबी। मोंगोडीबी आज की तारीख में जो यूज़ होता है, ये नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है। ये एक नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस है, ये स्ट्रक्चर डेटाबेस है। तो ये डेटाबेस के बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए, जिसके के लिए हमको लैंग्वेज लगेगी एसक्यूएल। तो एसक्यूएल एक तरीके की क्वेरी लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। बट सिमिलरली हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी। तो जेडीबीसी की हेल्प से भी हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेशन करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सिमिलरली स्प्रिंग जेडीबीसी या एओपी या स्प्रिंग ओआरएम से भी करते हैं। तो हम लोग जब हम लोग किसी रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं, तो सारे टेक्नोलॉजी को एक साथ में यूज़ करते हैं, तब जाके रियल टाइम किसी प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं। तो पहले इंडस्ट्री में क्या होता था कि बैकएंड डेवलपर अलग होते थे, फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते आज भी हैं। बट आजकल ऐसी डिमांड है कि एक ही डेवलपर को दोनों साइड में, डेटाबेस साइड में भी, दोनों साइड में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साइड का नॉलेज होना चाहिए। तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है ये, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होते हैं, और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में मल्टीपल स्किल डेवलपर या एम्प्लॉय ज़्यादा वर्थफुल है। उनको कम रिसोर्स हायर करना पड़ेंगे, या एक ही में स्किल है, किसी पर्सन में दोनों साइड की स्किल है, तो उनको दोनों साइड में काम करने के लिए कन्वीनियंट रहता है। क्योंकि बेसिकली मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन पर्सन रखने पड़ते हैं बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। बट एज ए मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है तो फुल स्टैक डेवलपमेंट की डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में मोस्टली प्रोजेक्ट हमको एज ए मेंटेनेंस वाले ही मिलते हैं। अंडर डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट
कमी मिलेंगे या हमारे लक पर है, बट एज ए जो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है ये हमको ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड ज़्यादा है। मैं काफ़ी चीज़ें और एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं जस्ट रोड मैप क्या है हमारा एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट का, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरे एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात हो गई। इसमें मैं फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस लेयर पे यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। तो क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स की बात कर रहे हैं और हम लोग इसके बाद में जब भी फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स करने के बाद में हमको किसी भी इंडस्ट्री में जॉब मिलता है, तो हम वहाँ पर हमारा जो रोल होता है वो एज ए डेवलपर का होता है। तो आप किसी भी तरीके के से डेवलपर हो, जब भी हम लोग ऐसे इस तरीके का कोर्स करते हैं तो हम लोग एज ए डेवलपर होते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बाद में हम ऐसे डेवलपर होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। तो डेवअप्स ये जो डेवलपर है तो पर्टिकुलरली अपना सोर्स कोड राइट करते हैं, सोर्स कोड को सबमिट करते हैं, जो भी इनका सबमिशन करने के लिए जो भी हमारे पास में एक सेंट्रल रिपोजिटरी है उसमें हम लोग हमारा कोड सबमिट कर देते हैं, और उसके बाद से एक नया काम स्टार्ट होता है। ये हमारा काम जो भी है वो किसी और के लिए असाइन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। तो यहाँ तक के फर्स्ट फेज में हम लोग यहाँ तक के हमारा लर्निंग करने वाले हैं, जो कि एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग ये लर्न करने के बाद में जो हमारा रोल होगा वो क्या होगा, एज ए डेवलपर का। अब किसी भी तरीके के वो डेवलपर होंगे, उनका काम डेवलप करने का होगा इंडस्ट्री में, और साथ में हमें जो यहाँ पर जो भी लर्न करने वाले हैं उसको हम लोग प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हैं, तो हमको इसके लिए देखना पड़ेगा किसी भी तरीके का रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एज ए इंडस्ट्री में हम कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे क्या, रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी, डेटाबेस और रियल टाइम प्रोजेक्ट, ये सब मिला के हमारा एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स होता है, जो कि हम आगे आने वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे। अब इसके बाद में मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ओके, सो रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब हम लोग काम करते हैं, जब हम लोग सारे टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं, जब भी हम हमारा रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट के भी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए, बट प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय और ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते समय आइदर इट वुड बी फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजी, तो हम हमारे डेवलपमेंट को कुछ लेयर्स के फॉर्मेट में करते हैं। तो मैं पहले वो लेयर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मैं इसके आगे का जो डेवलप्स का प्लान है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो अब हम जो भी हमारा डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हमारे लेयर के फॉर्मेट में हम लोग उसको ब्रेक करते हैं हमारे काम को। तो बेसिकली 3 और 4 टाइप्स के लेयर हैं। तो जिसमें कि एक हमारी जो लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए प्रेजेंटेशन लेयर। सिमिलरली हमारे पास में एक और लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए बिजनेस लेयर। और एक और हमारे पास में ऐसी लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए परसिस्टेंस लेयर।
जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमको ऐसे लेयर के फॉर्मेट में सोचना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग हमारी प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो कम्युनिकेट करती है हमारे ऐसे बिजनेस लेयर से, और बिजनेस लेयर कम्युनिकेट करती है हमारे ऐसे परसिस्टेंस लेयर से, और परसिस्टेंस लेयर हमारी कम्युनिकेट करेगी हमारे डेटाबेस से। ये काफ़ी सिंपल सा अभी एक लेयरिंग अप्रोच है, बट हम इसको डीप में देखेंगे कि ये लेयर में जब हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब हम लोग किसे सोचते हैं। तो इसे हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस लेयर है, परसिस्टेंस लेयर है, और हमारा परसिस्टेंस लेयर है वो कम्युनिकेट करेगा एक तरीके से हमारे डेटाबेस से। प्रेजेंटेशन लेयर हमारी कम्युनिकेट करती है हमारे क्लाइंट से। अब क्लाइंट के भी काफ़ी सारे टाइप के क्लाइंट होते हैं। अभी मैं एज ए कंप्यूटर या एज ए ब्राउज़र को अपना क्लाइंट कंसिडर करके चल रहा हूँ मैं, जहाँ पर हम एंड यूज़र एक है हमारा, और एंड यूज़र के पास में है क्लाइंट एज ए ब्राउज़र, जो कि क्या कर रहा है कि सर्वर पर रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सर्वर पर रिक्वेस्ट करने के बाद जो भी रिक्वेस्ट का हमको जो भी करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी एज ए प्रेजेंटेशन लेयर। तो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, यूज़र रिक्वेस्ट करता है प्रेजेंटेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है बिजनेस को, बिजनेस से परसिस्टेंस को, परसिस्टेंस से डेटाबेस को। उसके बाद में डेटाबेस से हमको क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है डेटा का एज ए परसिस्टेंस लेयर में। उसके बाद में जो भी आगे डेटा फॉरवर्ड होता है परसिस्टेंस लेयर से और बिजनेस लेयर की तरफ, फिर उसके बाद में से प्रेजेंटेशन पे आता है हमारे जो भी बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लेयर पे काफ़ी सारे कैलकुलेशन होते हैं, लॉजिक कॉल होते हैं, एपीआई कॉल होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में हम देखेंगे। जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये हमारा एंटायर आर्किटेक्चर के लिए सबसे सिंपल आर्किटेक्चर है ये। जैसे तो प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, परसिस्टेंस लेयर, इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है ये। तो ये होता सब सोर्स कोड में ही है, लेकिन हमको सोचना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर। और ये जो भी हमारा बैकएंड टेक्नोलॉजी है या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, सारा डिप्लॉयमेंट क्या होता है, सर्वर पे होता है, और सर्वर पे हमको ऐसे फॉर्मेट में क्या करना पड़ता है, ऐसे सोचना पड़ता है ओवर द सर्वर। तो ये एक तरीके का ऐसे जब हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, रियल टाइम में जब हम काम करते हैं, तो जितने भी हमने टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क लर्न किया है, तो जब हम उसको डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं तो क्या हमारा थॉट प्रोसेस होता है, कैसे हमको जैसा रिक्वायरमेंट आता है, कैसे हमको क्लाइंट से हमारा कम्युनिकेशन होता है, रिक्वायरमेंट मिलता है, प्लानिंग होती है, प्लानिंग मिलने के बाद हमारे काम जो भी उसका सेपरेशन होता है, टीम मीटिंग्स होती है, और हमको काम कैसे मिलता है, सारी हायरार्की होती है। तुमने कितना भी टेक्नोलॉजी लर्न कर लिया है, जब तक कि तुमको इंडस्ट्री एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, तब तक के हम लोग को कन्वीनियंट नहीं रहता है इंडस्ट्री में। यदि हम लोग ऐसे किसी एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं, या हम नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, या हम या इसे कोई एक्सपीरियंस लगा के जा रहे हैं, बट हमने कभी काम नहीं किया है, तो सब्जेक्ट के साथ में एज ए रियल टाइम का जो भी बिजनेस प्रोसेस है वो भी हमको लर्न करना पड़ता है। एज ए रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम काफ़ी चीज़ें लर्न करते हैं। तो एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट, फ्रेमवर्क, रियल टाइम प्रोजेक्ट, तो सारे के सारे हम लोग कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, लर्न करते हैं। तो ये हो गया पार्ट हमारा डेवलपमेंट का, जब हमारा रोल एज ए डेवलपर का है। तो अप टू द डेवलपमेंट हमको हमारा सोर्स कोड राइट करना है, चेक करना है, टेस्ट करना है, और उसको उठा के किसी सेंट्रल रिपोजिटरी में हमारे कोड को हमको पुश कर देना है, वहाँ पर हमको पहुँचा देना है किसी भी तरीके से। अब वो कैसे पहुँचाते हैं, वो सारे के सारे टूल हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं। अब इसके बाद में सोर्स कोड पहुँचाने के बाद में अब हमारे पास में डेवलपर के बाद में एक और रोल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। तो देखते हैं कि डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स में क्या होता है, फिर हम लोग
आगे के प्लान के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में बात की है, वैसा मैं पहले डेवऑप्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे के प्लान के बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर या डेवऑप्स पर्सन या फुल स्टैक डेवलपर जो भी वर्क कर रहे हैं, यदि फ्यूचर में अपना प्लान डेवऑप्स या डेवऑप्स लर्न करने का कर रहे हैं या एज ए डेवलपमेंट में ही खुश हैं, डेवऑप्स साइड में इनको नहीं आना है भले, बट लर्न करना जरूरी है क्योंकि आईटी में जितना लर्न करोगे उतना बेटर है। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हमको क्या काम करना पड़ता है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डेवऑप्स पहली बात तो एक प्रोसेस है। आईटी इंडस्ट्री में डेवऑप्स वो एक प्रोसेस है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिलीवरी, कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट परफॉर्म करते हैं। और कंटिन्यूसली डिलीवरी, कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट परफॉर्म करने के लिए आज की तारीख में क्या होता है कि आईटी इंडस्ट्री में जो बड़ी कंपनीज है उनके पास में प्रोजेक्ट का लेवल हाई है, उसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल है। तो जब हमारा डेवलपर साइड का जो भी किया हुआ काम है तो वो एज ए सर्वर पर जाता है, तो काफ़ी सारे फेजेस से जाता है वो। तो उस फेज के लिए कंपनी के अंदर काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं। एक एनवायरनमेंट में पर्टिकुलरली कुछ मशीन होगी जिस पे हमारा सर्वर होगा, उस पे मेल सर्वर होगा, मैसेजिंग का सर्वर होगा, साथ में स्ट्रीमिंग के लिए काफका का सर्वर होगा और डेटाबेस का सर्वर होगा। काफ़ी सारे सर्वर होते हैं। तो एक एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी मशीन्स होती है। हाई लेवल पे हम बात करेंगे तो मशीन बोलेंगे। तो ऐसे हमारे पास में कुछ एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे कि एक एसआईटी एनवायरनमेंट है, एक हमारा यूएटी का एनवायरनमेंट है, एक हमारा प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है। तो कम से कम 3 एनवायरनमेंट तो होते ही हैं किसी भी आईटी इंडस्ट्री में। और इसके अलावा भी यदि हमको कोई और एनवायरनमेंट रखना है तो कई बार प्रोडक्शन के पहले प्री प्रोड एनवायरनमेंट भी रखते हैं। तो काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं जिसपे क्यूए अपना टेस्टिंग करता है। यूएटी क्लाइंट टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट होता है, प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन में डालने के पहले के लिए एनवायरनमेंट होता है। तो एक एनवायरनमेंट में हमारे पास में सेट ऑफ मशीन से, और वो मशीन सर्वर से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड और मेलिंग सर्विस से रिलेटेड काफ़ी सारी मशीन होती है। तो लेट से कंसिडर करके चलो कि हम लोगों के पास में कुछ मशीन है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। सिमिलरली यूएटी एनवायरनमेंट के लिए कुछ मशीन है। मैं एग्जांपल के लिए 4 लिख रहा हूँ, बाकी काफ़ी सारी मशीनें होती है, इस पर द रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। और उन पर्टिकुलरली मशीन के क्या होते हैं, काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। लाइक एसआईटी यूएटी एनवायरनमेंट के लिए जो मशीन होगी या उसका रैम होगा हो सकता कम हो, या पर्टिकुलरली उसके लिए स्टोरेज हो, उसका स्पेस कम हो, बट प्रोडक्शन के जो मशीन होंगे वो काफ़ी हाई लेवल कॉन्फ़िगरेबल होंगे। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, इंडस्ट्री पे। तो जब भी हमारे काम को डिलीवर करते हैं एज ए क्यूए को, एज ए क्लाइंट को, तो जब भी हमारे काम को डिलीवर करते हैं, कोई डेवलपर डिलीवर करता है अपने काम को, जो भी डेवलपमेंट टीम डिलीवर करती है, तो वो पर्टिकुलरली काम को डिलीवर करने के लिए बार बार सर्वर पे हमको उसका पैकेजिंग करके बिल्ड डालना होता है। और बिल्ड डालने के बाद में वो सर्वर पे डिप्लॉय होता है। डिप्लॉय होने के बाद में वो हमको हमारे एनवायरनमेंट में, क्यूए के एनवायरनमेंट में, यूएटी के एनवायरनमेंट में, क्लाइंट के एनवायरनमेंट में, एज पर द टीम प्लानिंग, कंपनी प्लानिंग, जिस भी टाइप की कंपनी हो, इंडस्ट्री पर डिपेंड है, उसके अकॉर्डिंगली हमको वो शो होता है, हमारा एप्लीकेशन शो होता है ये। तो अब हम किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और एप्लीकेशन में काम करने के बाद में जिस भी तरीके से हमारी डिलीवरी हो रही है, तो आज की तारीख में क्वालिटी प्रोडक्ट वो है जो जितना जल्दी फास्ट क्लाइंट को डिलीवर हो और उस पर से क्लाइंट अपना फीडबैक दे, और उस फीडबैक के जो भी उससे जो भी उसके पॉन्स और या कॉन्स जो भी है, या उससे रिलेटेड जो भी इशू है,
या उनका जो भी रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है वो जितनी जल्दी डिलीवर होगा, उतनी जल्दी फीडबैक मिलेगा, उतनी जल्दी हम लोग उस पर रिवर्क कर पाएंगे। तो पहले की जो स्ट्रेटेजी होती थी लाइक वाटरफॉल में, ऐसा पॉसिबल नहीं था। एट्रैक्टिव मॉडल, काफ़ी सारे इंडस्ट्री के मॉडल्स होते हैं जिसके अंदर इशू होते हैं। तो क्योंकि डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही है, क्लाइंट को एक फेज में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि जो भी हमारे साइड से भी, इंडस्ट्री के साइड से भी डेवलपमेंट या टेस्टिंग होती है, क्यूए होता है, वैसा क्लाइंट साइड में भी होता है। जितना अर्ली फेज में क्लाइंट को मिलेगा, उतना जल्दी से उस पर टेस्टिंग या उसका फीडबैक आएगा, और उतनी जल्दी वो सॉफ्टवेयर फिर से रीबिल्ड हो सकता है, या उसके वो हम लोग बग उसके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डेवऑप्स स्ट्रेटेजी में उसको हमारे प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करने के लिए टेस्टिंग फेज से, या काफ़ी सारे क्यूए के फेज होते हैं, उस पर काफ़ी टाइप की टेस्टिंग होती है, लोडिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, रेग्रेशन होता है, काफ़ी टाइप की टेस्टिंग होती है, और वो एज ए क्लाइंट को डिलीवर होता है। तो जो भी हमारा काम है उसको हम लोग ऐसे जितनी जल्दी फास्ट डिलीवर करेंगे, उतना फास्ट हमको फीडबैक मिलेगा, फिर उससे फिर से डिलीवर का कर सकती है या उसके इशू फिक्स कर सकती है। तो इसी के लिए प्रॉपरली एक काम को फास्ट करने के लिए, उसको डिलीवरी को फास्ट करने के लिए जो हमारे पास में स्ट्रेटेजी है, वो डेवऑप्स स्ट्रेटेजी है आज की तारीख में। तो डेवऑप्स स्ट्रेटेजी कोई कोर्स नहीं है। इस डेवऑप्स स्ट्रेटेजी में क्या होते हैं, ऑटोमेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। उसको ये टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक गिटहब एक तरीके का रिपोजिटरी सर्वर है, जिसका नॉलेज डेवऑप्स इंजीनियर को भी होना चाहिए और साथ में डेवलपर को भी होना चाहिए, क्योंकि डेवलपर ही होता है जो कि गिटहब पे अपना कोड को वहाँ पर पुश करता है, वहाँ पर सेंड करता है। तो ये दोनों साइड, डेवऑप्स इंजीनियर एज वेल एज डेवलपर, दोनों साइड गिटहब रिपोजिटरी का नॉलेज होना चाहिए। फिर सिमिलरली मेवन एक टूल है, ये भी इसका नॉलेज भी दोनों साइड होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम लोग बिल्ड करते हैं, हमारे पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, उसका पैकेजिंग करते हैं, उसके जार या और किसी भी तरीके का आर्टिफैक्ट क्रिएट करते हैं। सिमिलरली हमको एज ए नेक्सस रिपोजिटरी या जेफ्रॉग का नॉलेज भी एज ए डेवलपर को, और या एज ए डेवऑप्स इंजीनियर को होता है। अब नेक्सस या जेफ्रॉग एक तरीके की रिपोजिटरी है, जहाँ पर हम लोग हमारे एप्लीकेशन का पर्टिकुलरली आर्टिफैक्ट मतलब एप्लीकेशन का जो भी पैकेज बना है लास्ट में, जो भी सर्वर पर डिप्लॉय हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट को रखते हैं। तो ये जो कि एज पर द रिलीज हमको बार बार नई नई रिपोजिटरी में या लोकल रिपोजिटरी में या रिलीज के अकॉर्डिंगली बहुत सारे काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट होते हैं, जार्स फाइल होती है, जो कि हमको रखना पड़ता है रिलीज के अकॉर्डिंगली। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई प्रोजेक्ट होता है उसके हम लोग डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, तो हम लोग एज ए रिलीज के फॉर्मेट में उसको डिप्लॉय करते हैं। तो क्योंकि प्रोजेक्ट हमेशा न्यू क्रिएशन में या मेंटेनेंस में या न्यू न्यू रिलीज आते रहते हैं उसके, तो उसको हमको ओल्ड वर्जन को या लेटेस्ट वर्जन को सभी को किसी न किसी सेंट्रल लोकेशन पर रखना जरूरी हो जाता है। तो जहाँ पर हम हमारे सोर्स कोड को रखते हैं उसको हम बोलते हैं गिटहब रिपोजिटरी, और उस सोर्स कोड से बना हमारा जो भी बिल्ड है, जो भी हमारा जार वार फाइल है, उसको जब हम जहाँ भी रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एज ए आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी, जो कि एज ए नेक्सस या जेफ्रॉग है ये। तो इसको भी किसी न किसी सर्वर पर या किसी न किसी मशीन में हमको क्या करना पड़ता है, एज ए रखना पड़ता है, उसके लिए मेमोरी क्रिएट करना पड़ती है, और उसको हमको रखना पड़ता है किसी न किसी स्टोरेज में। तो जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्यूचर में एक्सेस करते हैं। तो ये एक तरीके का ये रिपोजिटरी है। तो जैसे डेवऑप्स इंजीनियर, हमको नेक्सस जेफ्रॉग का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं इसके आगे और टूल होते हैं, जैसे कि हमारे साथ पास में सबसे ज़रूरी टूल जो है वो है जेनकिन्स। तो विथआउट जेनकिन किसी भी प्रोजेक्ट का CI/CD ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है। जेनकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है, जो ये क्या करता है
कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे गिटहब रिपोजिटरी से तुम्हारे सोर्स कोड को उठाएगा, उसको बिल्ड करेगा, उसको नेक्सस के अंदर डिप्लॉय करेगा, फिर वो पर्टिकुलर सोर्स कोड को क्या करेगा, सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेगा और सर्वर को रन करेगा। और जिस भी तरीके का काम जेनकिंग से करवाना चाहो किसी भी एनवायरनमेंट के लिए, काफ़ी सारे एनवायरनमेंट है, SIT UAT रिपोर्ट, किसी भी एनवायरनमेंट के लिए बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जेनकिंग में परफॉर्म कर सकते हैं। जेनकिंग लर्न करने के लिए भी काफ़ी सारी टॉपिक्स है जेनकिंग के अंदर। जेनकिंग के टूल सबसे एडवांस टूल है। एज ए डेवऑप्स इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जेनकिंग का नॉलेज रखना। सिमिलरली हम IA की बात करें तो एक टूल है आंसिबल और शेप। ये एज ए कॉन्फ़िगरेशन टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जितनी भी मशीनें हैं उस पर सिमिलरली एक ही साथ में हम हमारे कॉन्फ़िगरेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि कई बार SIT UAT एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं, बाद में उसको अपडेट करना पड़ते हैं। तो हम 1 बाय 1 जाके किसी ना किसी मशीन में जाके ऐसा करेंगे तो हमको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन टूल की हेल्प से हम लोग सिमिलरली सारी मशीनों में एक ही बार में अपडेट कर सकते हैं। ये बहुत एडवांस टूल है। और एंसिबल भी एक टूल है। सिमिलरली हमारे पास में नेक्स्ट टूल है डॉकर। तो डॉकर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चलने वाला टूल है, किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ होने वाला टूल है। तो डॉकर की हेल्प से हम लोग ऐसे कंटेनर क्रिएट करते हैं और उस कंटेनर को मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास में एक और एडवांस अभी जो टूल है या सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कुबरनेट। तो कुबरनेट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं कंटेनर का। तो डॉकर और कुबरनेट का मेनली यूज़ जब से होने लगा है या जब से ज़्यादा रोल में है, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन ज़्यादा क्या है, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड है। तो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि हर एक माइक्रो सर्विसेज अपने आप में एक एप्लीकेशन है और हर एक एप्लीकेशन के लिए हमको अलग से सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो लेट से यदि हमारे एप्लीकेशन के अंदर 10 to 15 माइक्रो सर्विसेज है तो हम उसको 10 to 15 यदि सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या उसके डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमको सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट के लिए इतनी सारी मशीनें लग जाएगी, आइदर SIT या UAT। तो इतनी सारी मशीनों को हम लोग डायरेक्टली इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बियर नहीं कर। उसके लिए हमारे पास में सबसे जो हेल्पफुल होता है वो होता है डॉकर कंटेनर, जिसकी हेल्प से हम लोग एक ही मशीन में काफ़ी सारे छोटी छोटी वर्चुअल मशीन, या उसको कंटेनर बोलते हैं, वर्चुअल मशीन भी बोल सकते हैं, बट वर्चुअल मशीन एक अलग चीज़ है, हम कंटेनर बोलते हैं। तो छोटे छोटे कंटेनर क्रिएट होते हैं एप्लीकेशन लेवल पे, जिसकी तरह से हम लोग वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और उसको स्केल करने के लिए कुबरनेटिस का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो ये समय के साथ में क्लियर होते हैं, बट ये एज ए डेवऑप्स इंजीनियर को इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली मिनिमम टूल है, और भी टूल है सोनार की जेके को। और अब जितना भी हम लोग हमारे एप्लीकेशन को इस टूल के हेल्प से डेवऑप्स के अंदर हमारे कोड को हम डिप्लॉय करते हैं, काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं इसके लिए, उसके बाद में हमको उसको मॉनिटर करना होता है। तो मॉनिटरिंग के लेवल पे हमारे पास में कुछ टूल है जिसके अंदर लॉग मॉनिटरिंग या एप्लीकेशन स्पेसिफिक मॉनिटरिंग होती है। तो ये नागोस, गफाना, प्रोमीथेus, ELK, ये मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग टूल है एप्लीकेशन लेवल पे या कुबरनेटिस के लेवल पे, ये कुछ मॉनिटरिंग टूल है। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हमको ये टूल का नॉलेज भी होना चाहिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ टूल का नॉलेज हो जाए और तुम डेवऑप्स इंजीनियर हो, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आज की तारीख में जो मशीन्स होती है किसी भी तरीके की, ये हमको एज ए थर्ड पार्टी वेंडर से या किसी कंपनी से हम परचेस नहीं करते हैं। इसको परचेस करने के लिए हम लोग
आज की तारीख में यूज़ करते हैं क्लाउड, तो हमको नॉट ओनली फॉर डेवऑप्स इंजीनियर एज अ डेवलपर ऑल्सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमको किसी न किसी क्लाउड का बहुत अच्छा नॉलेज हो, जैसे कि AWS, एज्यूर या GCP। तो एज ए कोर्स मैं एक्सप्लेन करूंगा अबाउट द AWS। सो AWS के अंदर जितनी भी तरीके की सर्विसेज होती है, फॉर एग्जांपल के लिए उसका सर मशीन के लेवल पे EC2 या सिक्योरिटी ग्रुप, VPC, IAM, जितनी भी एक बेसिक सर्विस होती है डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, जितनी भी ज़रूरी सर्विसेज है उसको हम लोग देखेंगे एज ए AWS क्लाउड में। और AWS ही अपने आप में एक बिग सब्जेक्ट है, तो हम उसको भी लर्न करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट प्लेलिस्ट में। साथ में AWS के साथ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर डेवलपर ऑल्सो नॉलेज होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, तो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग रिमोटली मशीन को एक्सेस करते हैं, उसको हम लोग SCP हम लोग रिमोटली लॉगिन करते हैं। और जो हमारी जो मशीन होती है बेसिकली जहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर या टूल्स जहाँ पर वर्क करते हैं वो लाइनक्स बेस्ड मशीन होती है, तो हमको उससे कॉन्फ़िगरेशन के लिए या मशीन रन करने के लिए किसी भी काम के लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली लाइनक्स का नॉलेज। इसलिए जब भी हम लोग डेवऑप्स लर्न करते हैं तो उसके पहले जितना भी ज़रूरी होता है उस डेवऑप्स पे वर्क करने के लिए, तो हम लोग नॉलेज लेते हैं लाइनक्स का। तो हम लोग उबंटू फ्लेवर यूज़ करेंगे या सेंटोस रेड हैट भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली ज़्यादातर प्रोजेक्ट में उबंटू यूज़ होता है। ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्लेवर है उबंटू लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर काफ़ी सारे टूल का नॉलेज होना चाहिए। टूल के नॉलेज होने के साथ में हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, जब हम लोग ऐसे डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, जब भी हमारा डेवलपर का काम सबमिट होता है उसके बाद में क्या डेवऑप्स इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमको पता होना चाहिए। और भी काफ़ी इंडस्ट्री एनवायरनमेंट और काफ़ी चीज़ें जो कि हमको इसे पता होना चाहिए। तो पर्टिकुलरली इस कोर्स में इस प्लेलिस्ट में हम लोग दोनों साथ में देखने वाले हैं, क्या हमारी डेवलपमेंट थिंकिंग है या क्या हमारे डेवऑप्स इंजीनियर है, क्या हमारी थिंकिंग है, और दोनों को कैसे हमको मिक्स करके कैसे काम करना है। तो जो भी हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसको एज ए डेवऑप्स हमारे एनवायरनमेंट में उसको पुश करके डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए कैसे मेवन को यूज़ करेंगे या इस रिपोस्ट्री को यूज़ करेंगे या जेनकिन यूज़ करेंगे, क्या क्या होता है, कैसे अंसिबल को यूज़ करेंगे, कैसे मशीन क्रिएट करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हमको इसमें देखना है। तो मैं ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम में ये देखा कि हमने हमारे काम के लिए कुछ लेयर बनाई हैं, लाइक ये हमारा एज ए प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, या ये हमारा ये ऐसे ये बिजनेस लेयर हो गया, या ये हमारा ऐसे प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, ये हमारा ये परसिस्टेंस लेयर हो गया। तो जो भी हम लोग एज ए डेवलपर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में हमारे पास में इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट में जो भी हमारे पास में इसका जो भी सोर्स कोड होगा वो सोर्स कोड हमारे एक रिपोस्ट्री में होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे गिटहब रिपोस्ट्री। तो इस गिटहब रिपोस्ट्री पे जब भी हमारा कोई
एज ए डेवलपर टीम अपना सोर्स कोड पुश कर देगी। उसके बाद में जो रोल स्टार्ट होगा वो एज ए डेवऑप्स का या डेवऑप्स इंजीनियर साइड का जो भी रोल स्टार्ट होगा, तो हम इसी सोर्स कोड को उठा के जो कि गिटहब में पुश किया हुआ है, तो हम उसके आगे इसी कोड को विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस सॉफ्टवेयर, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलरली जेनकिन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको पूल करेंगे हमारे जेनकिन के सर्वर में। फिर विद द हेल्प ऑफ मेवन हम लोग उसका बिल्ड क्रिएट करेंगे और उस जो भी हमारा बिल्ड क्रिएट हुआ है मेवन की हेल्प से, उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे हमारे सर्वर पर। ये मेवन टूल है, मेवन टूल की हेल्प से इसका क्या होगा, बिल्ड क्रिएट होगा। और बिल्ड क्रिएट होने के बाद में हम लोग इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट का जो भी बिल्ड क्रिएट हुआ है हम उसको सर्वर पे डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसी जेनकिन की हेल्प से क्या करेंगे कि उसका डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे, जो भी हम लोग डॉकर टूल में लर्न करेंगे, और उस इमेज को क्रिएट करके हम लोग पुश कर देंगे उसके डॉकर हब पे। और इस डॉकर हब पे इसका पर्टिकुलरली जो इमेज है वो पुश होगा। और एक और हम लोग मशीन क्रिएट करेंगे, किसके लिए, नेक्सस के लिए या जेफ्रॉक के लिए। तो पर्टिकुलरली डॉकर डॉकर हब जो कम्युनिकेट करेगा ये डॉकर के लिए करेगा, और नेक्सस करेगा जो भी हमारे एप्लीकेशन का बिल्ड बनेगा उसके लिए। ये यहाँ पर हमारा नेक्सस रिपोजिटरी रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर हम लोग कुबरनेट क्लस्टर पे जो भी हमारा डॉकर एज ए क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग ऐसे उसको कुबरनेट क्लस्टर पे ऐसे डिप्लॉय करेंगे जो भी हमारी फाइल है। तो हम लोग डायरेक्ट सर्वर पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, यदि हमारा एप्लीकेशन कभी एक मोनोलिथिक टाइप का छोटा एप्लीकेशन है तो हम डायरेक्ट जेनकिन के सर्वर पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। बट अभी हमारा एप्लीकेशन जो है वो एज ए माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन है, तो वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर पे एनवायरनमेंट में एक ही साथ में डिप्लॉय होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे काफ़ी सारे मॉड्यूल होते हैं ये। तो ये हमारे पास में एज ए जैसे ही रोल ख़त्म होता है एज ए डेवलपर का, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट रोल होता है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, तो उसको काफ़ी सारे टूल्स के साथ में काम करना होता है, उसके लिए स्क्रिप्ट राइट करना होती है, और सारा काम बेसिकली जेनकिन करता है। तो जेनकिन की स्क्रिप्ट राइट करना है। और ये नेक्सस की रिपोजिटरी अपने आप में मशीन है, डॉकर हब एक रिपोजिटरी है, गिटहब एक रिपोजिटरी है, कुबरनेट का क्लस्टर है। तो कुबरनेट क्लस्टर हमको क्रिएट करना पड़ता है, या हम लोग किसी क्लाउड का क्लस्टर रहते हैं, हम कुबरनेट में देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए कुबरनेट पे इंटीग्रेट करने के लिए पहले डॉकर की इमेज क्रिएट करना पड़ती है। तो डॉकर क्या होता है, तो ये हमको लर्न करना पड़ेगा। हम लोग डॉकर की बात करेंगे, और जेनकिन की हेल्प से सारी चीज़ें क्या होती है, ऑटोमेटिकली होती है। तो बेसिकली पहले तो सारे सब्जेक्ट लर्न करना है, सारे टूल लर्न करना है, उसको एज ए प्रोजेक्ट में पहले क्रिएट करके देखना है प्रोजेक्ट में। और उस प्रोजेक्ट के बाद में पर्टिकुलरली हम लोग कैसे डेवलपर सोचते हैं तब कैसे क्रिएट करते हैं, और जब हम लोग एज ए डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं जब कैसे अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग मशीन में हमारे कोड को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे
पाइपलाइन लिखते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं, कैसे डॉकर हब की इमेज बनाते हैं, नेक्सस रिपोजिटरी की मशीन बनाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करना है और हमारे रियल टाइम प्रोजेक्टों को सारे के सारे एनवायरनमेंट में हमको इसे डिप्लॉय करना है। तो ये कोर्स एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव से भी है और एज अ डेवलप पर्सपेक्टिव से भी है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं कहूँगा ये नॉट ओनली एज अ डेवलपमेंट और डेवॉप्स लेवल का कोर्स है, ये आर्किटेक्ट लेवल का कोर्स है, क्योंकि हमको काफ़ी चीज़ें एक ही साथ में सोचनी है। तो इन समरी हमको एज ए डेवलपर या डेवलपमेंट में जो भी टूल यूज़ होने वाले हैं, डेवलपमेंट के जो भी कोर्सेज है, तो उससे कॉन्सेप्ट देखना है साथ में, जो कि डेवऑप्स लेवल के हैं उसको साथ में देखना है। तो मैं धीरे धीरे अपना प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाऊंगा एज ए डेवलपर और डेवॉप्स पर्सपेक्टिव से। तो डेप्थ में लर्न करने के लिए और आईटी इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं उसको लर्न करने के लिए फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि फ्रेशियर एज वेल एज एक्सपीरियंस दोनों के लिए काम में आने वाली है। जितना ही मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं सब यूज़ करूँगा इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, बाकी हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।